एकत्र करने, संरक्षित करने, पैकेज करने और परिवहन करने की प्रक्रिया के बारे में सीखा। आइए अब हम एक कदम पीछे हटें और अपराध स्थल के संरक्षण और प्रलेखन पर विस्तार से चर्चा करें। अपराध स्थल पर पहुंचने से पहले आपको जांच अधिकारी के रूप में अपराध के प्रकार के आधार पर में विभिन्न प्रकार के गैर चुंबकीय उपकरण शामिल होते हैं। इन उपकरणों की एक सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। यदि कंप्यूटर बंद है, तो स्क्रीन की एक तस्वीर क्लिक करके शुरू करें। फिर आपको उन सभी पोर्ट पर लेबल जोड़ने की आवश्यकता है जो बाह्य उपकरणों और बाहरी उपकरणों को जोड़ रहे हैं। इसके बाद पोर्ट की तस्वीरें खींची जाती हैं। इसके बाद आपको हार्ड डिस्क का पता लगाने के लिए सीपीयू चेसिस खोलने की जरूरत है। गैरवाष्पशील डेटा एकत्र करें, यानी स्टोरेज मीडिया, जिसमें डेटा स्टोरेज कार्ड, पेन। आइए आपकी समझ की जांच। जब आप अपराध स्थल पर पहुंच, तौलिया और टेलीफोन का उपयोग करने से बचना। इसके अलावा अपराध स्थल पर खाने, पीने या धूम्रपान करने से बचना चाहिए। साक्ष्य को संरक्षित दस्तावेजीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है और यह पूरी जांच प्रक्रिया में जारी रहता है। यह चेन ऑफ कस्टडी के लिए शुरुआती बिंदु भी है। दृश्य के प्रारंभिक दस्तावेज में वीडियो, फोटोग्राफी, नोट्स और स्केच का उपयोग करके एक विस्तृत रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए ताकि बाद में दृश्य के विवरण को फिर से बनाने या व्यक्त करने में मदद मिल सके। जांच अधिकारी को अपराध स्थल के अवलोकनों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए, जिसमें अपराध स्थल के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं का स्थान और आगमन पर दृश्य की उपस्थिति और स्थिति शामिल है। अधिकारी को संदिग्ध सहित अपराध स्थल पर मौजूद सभी लोगों के बयान भी दर्ज करने चाहिए। यदि संभव हो तो बयान रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर का प्रयोग करें। एक जांच अधिकारी के रूप में आपको डिजिटल साक्ष्य के विवरण का दस्तावेजीकरण और रिकॉर्डिंग करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। दृश्य के दस्तावेजीकरण में संपूर्ण स्थान शामिल होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर का प्रकार, स्थान और स्थिति, उनके घटक और परिधीय उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल हैं। आपको कंप्यूटर, स्टोरेज मीडिया, वायरलेस नेटवर्क डिवाइस, सेल फोन, स्मार्टफोन, पीडीए और अन्य डेटा स्टोरेज डिवाइस की स्थिति, बिजली की स्थिति और स्थिति को सटीक रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए। इंटरनेट और नेटवर्क का उपयोग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। पहले उत्तरदाता को पता होना चाहिए कि सभी डिजिटल साक्ष्य कंप्यूटर या अन्य उपकरणों के पास नहीं हो सकते हैं। इसके सीरियल नंबर या अन्य पहचानकर्ता खोजने के लिए आपको कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चालू होने पर ले जाना इसे या इसमें शामिल डिजिटल साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे बंद न हो जाएं। डिस्प्ले स्क्रीन पर सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को
पूरी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए। दृश्य कई स्थानों तक विस्तृत हो सकता है। इसलिए पहले प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में आपको कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से और उसके लिए सभी भौतिक कनेक्शनों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। किसी भी नेटवर्क और वायरलेस एक्सेस पॉइंट को रिकॉर्ड करें जो मौजूद हो और कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को एक दूसरे और इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम हो। नेटवर्क और वायरलेस एक्सेस पॉइंट का अस्तित्व यह संकेत दे सकता है कि प्रारंभिक दृश्य से परे अतिरिक्त साक्ष्य मौजूद हैं। अपनी समझ की जांच करने का समय जैसे डेस्कटॉप, मोबाइल फोन और लैपटॉप पर संग्रहित किया जाता है। जैसा कि पिछले मॉड्यूल में अध्ययन किया गया था, डिजिटल साक्ष्य अस्थिर और गैर-वाष्पशील हो सकते हैं। इसलिए अस्थिर साक्ष्य के मामले में आपको इसे अपराध स्थल से जल्द एकत्र करना चाहिए, क्योंकि यह केवल सिस्टम के चलने तक ही उपलब्ध होगा। अब आइए उन डिजिटल साक्ष्यों को देखें जिन्हें आप अपराध स्थल से एकत्र कर सकते हैं। डिजिटल साक्ष्य जो आप अपराध स्थल से एकत्र कर सकते हैं, वे वोलाटाइल साक्ष्य, नॉन वोलाटाइल साक्ष्य और अन्य परिधीय उपकरण हो सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। वोलाटाइल डिजिटल साक्ष्य जैसे रैम में डेटा और माउंटेड वर्चुअल ड्राइव। नॉन वोलाटाइल डिजिटल साक्ष्य जिनमें शामिल हैं आंतरिक हार्ड डिस्क, यूएसबी पोर्टेबल हार्ड डिस्क, बाहरी बैकअप डिवाइस जैसे जैस, जिप और टेप ड्राइव, फ्लैश पेन थंब ड्राइव, डेटा स्टोरेज कार्ड, एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, सीडीआर ब्लू डीवीडी ब्लूरे डिस्क, चुंबकीय टेप, सर्वर में डेटा बैकअप के लिए प्रयुक्त। और कुछ अन्य उपकरण और परिधीय जैसे लैपटॉप और बाह्य उपकरणों के पावर एडेप्टर सहित सभी कनेक्टिंग ली डोंगल यदि कोई हो, आउटपुट दस्तावेजों वाले प्रिंटर, टेलीफोन मेमोरी के साथ मोडेम, पावर एडॉप्टर और कनेक्टिंग केबल के साथ स्कैनर, कैमरा, यूएसबी पोर्टेबल रीड राइट ड्राइव, रोम डीवीडी बर्नर फ्लॉपी ड्राइव, यूएसबी पोर्टेबल कार्ड रीडर राइटर, मेमोरी और उसके प्रिंटआउट वाली फैक्स मशीनें, आईपॉड, मोबाइल फोन, टेबलेट्स, भंडारण के साथ लैंडलाइन फोन, नेटवर्क राउटर या स्विच। डिजिटल साक्ष्य की पहचान करते डिजिटल डिवाइस की पहचान करते समय आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। जांचें कि क्या कंप्यूटर स्टैंडअलोन है या नेटवर्क से जुड़ा है। यदि नेटवर्क है, तो बाहर से जुड़े किसी भी सर्वर को सत्यापित किया जाना चाहिए। जांचें कि क्या कंप्यूटर दूरस्थ शेयरों या नेटवर्क से जुड़ा है। परीक्षा में सहायता के लिए निम्नलिखित की जांच करें और जब्त करें। मैनुअल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पासवर्ड के साथ पेपर, प्रिंटआउट की तुलना करने के लिए प्रिंटर, प्रिंटआउट और प्रिंटर पेपर। अधिक जानने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई
सुनिश्चित करें कि विस्तृत तलाशी में कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों के संभावित छिपने के स्थानों की अनदेखी नहीं की गई है। अगला कदम जो आपको पहले प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में पालन करने की आवश्यकता है, वह है सबूतों को लेबल करना और जब्त करना। आइए हम फ्लोचार्ट को देखें, जो उन चरणों का विवरण देता है जिनका आपको साक्ष्य की पहचान, जब्ती और लेबलिंग करते समय पालन करने की आवश्यकता है। दिया गया फ्लोचार्ट उन चरणों को दिखाता है जिनका आपको साक्ष्य की पहचान, लेबलिंग और जब्त करते समय पालन करने की आवश्यकता है। आपने सबूतों की पहचान करने, उन पर लेबल लगाने और उन्हें जब्त करने के चरणों का अवलोकन किया है। अगले भाग में हम उन विस्तृत चरणों को देखेंगे जिनका आपको सबूतों पर लेबल लगाते और जब्त करते समय पालन करने की आवश्यकता है। आइए आपकी समझ की जांच। प्रत्येक डिजिटल डिवाइस को जब्त करने के लिए आपको जिन चरणों का पालन करना होगा, उन्हें देखने के लिए उस पर क्लिक करें। यदि कंप्यूटर चालू है, तो आपको जब्ती के दौरान दिए गए चरणों का पालन करना होगा। पहले चरण के रूप में आपको स्क्रीन की तस्वीर खींचनी होगी। पावर डाउन स्टेज में कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी यानी कंप्यूटर की रैम और कैशे में सबूत होंगे। तो आपको रैम में मौजूद डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर आपको डिजिटल साक्ष्य नष्ट होने के संकेतों के लिए डिस्प्ले स्क्रीन की जांच करनी होगी। देखने के लिए कुछ शब्दों में हटाएं, प्रारूप निकालें, प्रतिलिपि स्थानांतरित करें, कट या मिटाएं शामिल हैं। इसके बाद संकेत देखें कि कंप्यूटर को किसी दूरस्थ कंप्यूटर या डिवाइस से एक्सेस किया जा रहा है। अन्य कंप्यूटरों या उपयोगकर्ताओं जैसे त्वरित संदेश विंडो या चैट रूम के साथ सक्रिय या चल रहे संचार के संकेतों को देखें। सभी कैमरों या वेब कैमरों पर ध्यान दें और निर्धारित करें कि वे सक्रिय हैं या नहीं। वर्चुअल ड्राइव की जांच करें। यदि पाया जाता है, तो माउंटेड डेटा की तार्किक प्रतियां एकत्र करें। अधिक जानने के लिए जारी रखें पर फिर आपको सभी कनेक्शनों और पोर्ट को लेबल और फोटोग्राफ करने की आवश्यकता है। रिमोट एक्सेस को रोकने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी को अक्षम करें। कंप्यूटर को पावर बटा शट डाउन करें। फिर हार्ड डिस्क का पता लगाने के लिए सीपीयू चेसिस खोलें और इसे डिस्कनेक्ट करें। अंत में आपको सभी सबूतों को बैग में जब्त और पैकेज करना होगा। अंत में प्रत्येक बैग को टैग या लेबल करें। पावर्ड कंप्यूटर में वोलाटाइल मेमोरी की जब्ती के बारे में अधिक जानने के लिए निर्णय लेने वाली तालिका बटन पर क्लिक करें। यदि कंप्यूटर बंद है, तो स्क्रीन की एक तस्वीर क्लिक करके शुरू करें। फिर आपको उन सभी पोर्ट पर लेबल जोड़ने की आवश्यकता है जो बाह्य उपकरणों और बाहरी उपकरणों को जोड़ रहे हैं। इसके बाद पोर्ट की तस्वीरें खींची जाती हैं। इसके बाद आपको हार्ड डिस्क का पता लगाने के लिए सीपीयू चेसिस खोलने की जरूरत है। गैरवाष्पशील डेटा एकत्र करें, यानी स्टोरेज मीडिया, जिसमें डेटा स्टोरेज कार्ड, पेन ड्राइव शामिल हैं। इन्हें हैश वैल्यू के साथ जब्त करने की जरूरत है। इसके बाद पेरिफेरल्स और सॉफ्टवेयर सीडी डीवीडी कलेक्ट करें। फिर सभी सबूतों को बैग में जब्त और पैक करें और अंत में प्रत्येक बैग पर टैग लेबल जोड़ें। कंप्यूटर में नॉन वोलाटाइल मेमोरी की जब्ती के बारे में अधिक जानने के लिए निर्णय लेने वाली तालिका बटन पर क्लिक। पहला कदम जो आपको करने की आवश्यकता है, वह है उस मोबाइल डिवाइस की खोज करना और उसकी पहचान करना जिसे आपको लगता है
की जब्त करने की आवश्यकता है। फिर जांचें कि मोबाइल फोन चालू है या नहीं। अगर मोबाइल फोन ऑन है तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में स्विच करके आइसोलेशन हासिल करें। फिर आपको फोटोग्राफ करना चाहिए और मोबाइल फोन में जो कुछ भी है उसका दस्तावेजीकरण करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि मोबाइल फोन में कोई सिम कार्ड न डालें या सिम को न बदलें, क्योंकि इससे मोबाइल फोन में निहित डेटा साक्ष्य खोने का जोखिम हो सकता है। इसके बाद आपको फोन से पैटर्न लॉक पिन को डिसेबल करना चाहिए। फिर सबूत जब्त करने की प्रक्रिया को पूरा करें। मोबाइल उपकरणों की जब्ती के बारे में अधिक जानने के लिए आपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित प्रमुख सबूतों को जब्त करते चालू स्थिति में हैं। हमेशा याद रखें, किसी भी डिवाइस को ऑन न करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक डिवाइस के लिए एक सीरियल नंबर आवंटित किया गया है और इसे न केवल पंचनामा में बल्कि चेन ऑफ कस्टडी और डिजिटल साक्ष्य संग्रह फॉर्म में भी नोट किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि जांच प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रत्येक उपकरण को उनके मूल स्थान पर संबंधित संदर्भ जैसे क्यूबिकल नंबर या नेम रूम साउंडिंग आदि के साथ फोटो खींचा गया है। एक बार सिस्टम से हटाए जाने के बाद सिस्टम के साथ हार्ड डिस्क ड्राइव या किसी अन्य आंतरिक भाग की तस्वीर लें। हो सके तो सीरियल नंबर को पीएफ नंबर क्राइम नंबर कानून की धारा के साथ चिपकाएं। उस प्रणाली और डेटा के बारे में जानकारी कैप्चर करें जिसे आप पंचनामा में खोज और जब्त कर रहे हैं। डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में गवाहों को संक्षिप्त करें। सुनिश्चित करें कि पंचों के पास विभिन्न डिजिटल उपकरणों की पहचान करने के लिए कुछ ज्ञान और क्षमता है। डिजिटल साक्ष्य के लिए अपने नियमित पंचनामा के अलावा सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में चेन ऑफ कस्टडी और डिजिटल साक्ष्य संग्रह प्रपत्रों का दस्तावेजीकरण करें। अंत में सुनिश्चित करें कि फॉर्म में उल्लिखित सभी विवरण भरे हुए हैं। इसके बाद आइए हम एक नमूना जब्ती ज्ञापन को देखें। प्रदर्शित किया जाता है। एक जांच अधिकारी के रूप में आपको डालना चाहिए। साक्ष्य को फिट करने के लिए पैकेजिंग को उचित आकार और सामग्री का चयन करना होगा। साथ ही सभी साक्ष्यों को अलग से पैक किया जाना चाहिए और उचित रूप से लेबल, मुहरबंद, चिह्नित, फोटोग्राफ और दस्तावेज किया जाना चाहिए। संदूषण से बचने के लिए पैकेजिंग साफ और नई होनी चाहिए। आपको साक्ष्य के प्रत्येक भाग में सभी दृश्यमान विवरणों के साथ टैग संख्याएं जोड़नी चाहिए जो साक्ष्य डेटाबेस में जाती हैं। इसके बाद साक्ष्य लेकर आते हैं। एक बार पैकिंग पूरी हो जाने के बाद सबूतों को फोरेंसिक लैब में ले जाया जा सकता है। विश्लेषण के लिए विशेष संदेशवाहक के माध्यम से प्रयोगशाला में पैक किए गए साक्ष्य भेजें, लेकिन डाक या कुरियर द्वारा नहीं। साक्ष्य परिवहन करने वाले व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए कि परिवहन के दौरान प्रदर्शित वस्तु किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में नहीं है। डिस्क में चुंबकीय डेटा होता है, इसलिए यदि वे ढीले ढंग से पैक किए जाते हैं और पारगमन के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं, तो मीडिया क्षतिग्रस्त हो सकता है या डेटा खो सकता है। साक्ष्य को ऐसे क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिए जहां तापमान में भारी परिवर्तन होगा। गर्मी, सर्दी और उमस भी डिजिटल साक्ष्य को खराब कर सकती है। हार्ड डिस्क को झटके के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। खराब परिवहन और साक्ष्य को संभालना साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। फोरेंसिक लैब को साक्ष्य भेजते समय
लगभग समान क्षमता की एक नई हार्ड डिस्क को संदिग्ध भंडारण मीडिया के साथ फोरेंसिक इमेजिंग के लिए भी भेजा जाना चाहिए। आइए अब अलग अलग देखें कि क्या करें और क्या न करें जब सबूतों को फोरेंसिक लैब में पैक और अग्रेषित करें। जैसा कि NICFS बुक ट्रांसपोर्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ IT इक्विपमेंट प्रिजर्वेशन में उल्लेख किया गया है, मूल फोरेंसिक लैब में पैक और अग्रेषित करें। जैसा कि NICFS बुक ट्रांसपोर्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ IT इक्विपमेंट प्रिजर्वेशन में उल्लेख किया गया है, मूल डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित भंडारण में रखा जाना चाहिए ताकि इसे बदलने या छेड़छाड़ से बचाया जा सके। एक इमेज कॉपी को उपयुक्त मीडिया या विश्वसनीय मास स्टोरेज में संग्रहित किया जाना चाहिए। ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग बड़े पैमाने पर भंडारण के रूप में किया जा सकता है। क्या करें और क्या न करें की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित है। अगले भाग में हम उस दस्तावेजीकरण के बारे में जानेंगे जिसे पहले प्रत्युत्तरकर्ता को तैयार करने और सबूतों को फोरेंसिक लैब में भेजने के लिए आवश्यक है। अपनी समझ की जांच करने का समय आ गया। आपको तैयार करने की आवश्यकता है, जो कि कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला है। चेन ऑफ कस्टडी के लिए NICFS द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार जब भी कोई अन्वेषक किसी अपराध स्थल पर सबूतों को हिरासत में लेता है, तो चेन ऑफ कस्टडी स्थापित की जाती है। किसी अन्य अधिकारी से साक्ष्य प्राप्त होने पर इस श्रृंखला को बनाए रखा जाता है। कस्टडी दस्तावेज की श्रृंखला बनाते समय आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अपराध स्थल से एकत्र की गई सभी वस्तुओं के लिए कस्टडी श्रृंखला का रिकॉर्ड प्रलेखित किया जाना चाहिए। एकत्र किए गए प्रत्येक साक्ष्य को टैग किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए। केस संदर्भ संख्या FIR, दिनांक और पुलिस स्टेशन, प्रदर्शित वस्तु संख्या, संग्रह की तिथि और समय, आइटम विवरण, साक्ष्य एकत्र करने वाले व्यक्ति की पहचान, वह स्थान जहां वस्तु मिली थी, साक्ष्य एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर। अधिक जानने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। डिजिटल साक्ष्य के मामले में डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य के हैश मूल्य की गणना और प्रत्येक हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऐसे डिजिटल साक्ष्य की कस्टडी संभालने वाले व्यक्तियों को संबंधित हैश मूल्यों का उल्लेख करते हुए एक चेन कस्टडी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हिरासत की एक स्पष्ट, अच्छी तरह से प्रलेखित श्रृंखला निम्नलिखित के माध्यम से स्थापित की जानी चाहिए। नोट, जिसमें ऊपर दर्ज की गई जानकारी और आइटम पर कोई असामान्य चिन्ह या परिवर्तन शामिल हैं। सबूत के निशान और पैकेजिंग। सबूत की मुहरें। याद रखें कि चेन ऑफ कस्टडी स्थापित करने के लिए साक्ष्य के हस्तांतरण के दौरान सभी प्रक्रियाओं को केस डायरी में ईमानदारी से दर्ज किया जाना चाहिए। हिरासत दस्तावेज की श्रृंखला को बड़ा करने के लिए उस पर क्लिक करें। जिन्हें आपको तैयार करने और भेजने की आवश्यकता है, जिसमें चेन ऑफ कस्टडी, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी, साक्ष्य जब्ती प्रपत्र और एफएसएल प्रपत्र शामिल हैं। आइए पहले दस्तावेज को देखें जिसे आपको तैयार करने की आवश्यकता है, जो कि कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला है।
चेन ऑफ कस्टडी के लिए NICFS द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार जब भी कोई अन्वेषक किसी अपराध स्थल पर सबूतों को हिरासत में लेता है तो चेन ऑफ कस्टडी स्थापित की जाती है। किसी अन्य अधिकारी से साक्ष्य प्राप्त होने पर इस श्रृंखला को बनाए रखा जाता है। कस्टडी दस्तावेज की श्रृंखला बनाते समय आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अपराध स्थल से एकत्र की गई सभी वस्तुओं के लिए कस्टडी श्रृंखला का रिकॉर्ड प्रलेखित किया जाना चाहिए। एकत्र किए गए प्रत्येक साक्ष्य को टैग किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए। केस संदर्भ संख्या FIR, दिनांक और पुलिस स्टेशन, प्रदर्शित वस्तु संख्या, संग्रह की तिथि और समय, आइटम विवरण, साक्ष्य एकत्र करने वाले व्यक्ति की पहचान, वह स्थान जहां वस्तु मिली थी, साक्ष्य एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर। अधिक जानने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य के हैश मूल्य की गणना और प्रत्येक हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऐसे डिजिटल साक्ष्य की कस्टडी संभालने वाले व्यक्तियों को संबंधित हैश मूल्यों का उल्लेख करते हुए एक चेन कस्टडी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हिरासत की एक स्पष्ट, अच्छी तरह से प्रलेखित श्रृंखला निम्नलिखित के माध्यम से स्थापित की जानी चाहिए। नोट, जिसमें ऊपर दर्ज की गई जानकारी और आइटम पर कोई असामान्य चिन्ह या परिवर्तन शामिल हैं। सबूत के निशान और पैकेजिंग। सबूत की मुहरें। याद रखें कि चेन ऑफ कस्टडी स्थान होगा। पहले चरण के रूप में आपको स्क्रीन की तस्वीर खींचनी होगी। पावर डाउन स्टेज में कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी यानी कंप्यूटर की रैम और कैशे में सबूत होंगे। तो आपको रैम में मौजूद डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर आपको डिजिटल साक्ष्य नष्ट होने के संकेतों के लिए डिस्प्ले स्क्रीन की जांच करनी होगी। देखने के लिए कुछ शब्दों में हटाएं, प्रारूप निकालें, प्रतिलिपि स्थानांतरित करें, कट या मिटाएं शामिल हैं। इसके बाद संकेत देखें कि कंप्यूटर को किसी दूरस्थ कंप्यूटर या डिवाइस से एक्सेस किया जा रहा है। अन्य कंप्यूटरों या उपयोगकर्ताओं जैसे त्वरित संदेश विंडो या चैट रूम के साथ सक्रिय या चल रहे संचार के संकेतों को देखें। सभी कैमरों या वेब कैमरों पर ध्यान दें और निर्धारित करें कि वे सक्रिय हैं या नहीं। वर्चुअल ड्राइव की जांच करें। यदि पाया जाता है तो माउंटेड डेटा की तार्किक प्रतियां एकत्र करें। अधिक जानने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।